हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, यानी इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण। सबसे पहले हम ये जान लें कि इनोलेट है क्या। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा स्थिति पर अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वो हाइड्रोजन जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है, वो बहुत ढीला बंधा हुआ होता है और किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में वो हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बात बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जो कार्बोनाइल यौगिक लिया है वो है एसीटोन CH3CO CH3। एसीटोन के अंदर कार्बोनिल समूह ये है जिसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। ये इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए आगे से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो ये जो दोनों तरफ के कार्बन हैं ये दोनों ही अल्फा कार्बन्स हैं और इन पर लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सभी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ये कार्बन जब अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करता है तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ वाले और तीनों अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ वाले ढीले बंधे हुए हो जाते हैं। और जैसे ही ऐसे यौगिक की अभिक्रिया हम किसी प्रबल क्षार से करवाते हैं, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड मैंने यहाँ पर लिया है, बहुत ही प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार से रिएक्शन करने पर ये अम्ल की तरह काम करने लगते हैं। यानी कि ये अपना हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ढीला बंधा हुआ है, वो आसानी से त्याग देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इस ढीले बंधे हुए हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक एनायन है। ये H जो है वो H+ के रूप में बाहर आया है, इसलिए इस कार्बन पर माइनस चार्ज रह जाएगा। तो ये एक एनायन है और इस एनायन में ये जो माइनस चार्ज है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, इसलिए रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। और इस रेजोनेंस की वजह से इस कीटो फॉर्म का एक और फॉर्म बन जाता है जिसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं, जिसमें इन भी है और ऑल मतलब OH समूह। तो इनोल फॉर्म बन जाता है, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। चूँकि ये दोनों ही एनायन हैं इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनोलेट एनायन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि एक मेथिलीन समूह है, CH2 समूह यानी मेथिलीन समूह है। इस पर दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इस कार्बोनिल समूह की वजह से ये दोनों समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, न्यून हो जाता है और इसके बंधे हुए जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन ढीले बंधे हुए हाइड्रोजन हो जाते हैं क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन की तरफ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन स्ट्रक्चर्स की भी रिएक्शन या इन कंपाउंड्स की भी रिएक्शन जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस से यानी प्रबल क्षार से करवाते हैं तो ये जो ढीले बंधे हुए हाइड्रोजन हैं ये इजीली निकल जाते हैं। ये अम्ल की तरह काम करते हुए अपना H जो है वो बेस को दे देगा और H देने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है कार्बेनायन। इस कार्बेनायन में भी अनुनाद संभव है, दोनों तरफ संभव है। ऊपर की तरफ वाले
ऑक्सीजन के साथ भी ये अनुनाद कर सकता है और नीचे की तरफ वाले ऑक्सीजन के साथ भी ये अनुनाद कर सकता है। तो इसकी दो अनुनादी संरचनाएं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बन सकते हैं। ये भी इनोलेट आयन ही है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको कि इनोलेट आयन क्या है? कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजनों को बाहर निकालकर इनोलेट आयन बनाते हैं। यह अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होने के कारण प्रबल क्षार द्वारा आसानी से बाहर निकल जाता है। इनोलेट आयन नाभिक स्नेही प्रकृति का होता है। ये जो अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा प्रबल अम्लीय नहीं होता है, बेहद दुर्बल अम्लीय होता है, यानी कि अल्कोहल के H से भी कम अम्लीय होता है। इसलिए इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए बहुत अधिक प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोडामाइड है, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड है। तो न सिर्फ कार्बोनिल समूह बल्कि अन्य समूह जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, जैसे कि साइनो समूह है, जैसे कि नाइट्रो समूह है, ये भी अपने अल्फा हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है, मिथाइल साइनाइड है। तो साइनाइड समूह के बाद जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इस पर लगे हुए सारे हाइड्रोजन जो हैं वो अल्फा हाइड्रोजन से। इस प्रकार की यौगिक की अभिक्रिया जब प्रबल क्षार से करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन भी आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि इस पर भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हुआ है। चाहे साइनो लगा है, चाहे इसकी जगह नाइट्रो भी लगा हो सकता था, तो ये भी एनायन बनाने में सक्षम होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम दो प्रकार के इनोलेट आयंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहला है डाई एथिल मेलोनेट से बना हुआ इनोलेट आयन। जब डाई एथिल मेलोनेट की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करवाएंगे तो जो इनोलेट आयन बनेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इथाइल एसीटोएसीटेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी भी अभिक्रिया जब प्रबल क्षार से करवाएंगे तो इससे जो बनने वाले एनायन हैं, जो इनोलेट एनायन हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे भी हम बहुत सारे कंपाउंड्स आगे बना सकते हैं। तो ये चैप्टर इन दो के बारे में है, डाईइथाइल मेलोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट। इन दोनों की डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। थैंक यू।